पंकज जी नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार, जोहार। हाँ, और ये मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आप हमारे सामने मौजूद हैं, जिससे हम कुछ अंतरंग बातें करेंगे। तो आप कवि हैं, आप लेखक हैं, आप उपन्यासकार हैं, आपने नाटक भी लिखे हैं, आप संस्कृति कर्मी हैं, सांस्कृतिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, और मैंने देखा है कि ओवरऑल आपने आदिवासी लोगों के ऊपर और आदिवासी संस्कृति के ऊपर काफी काम किया है। जी था कि आपने कहानियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, आपने उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, आप सांस्कृतिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं। मैं देख रहा था कि आप जनसंस्कृति मंच से भी जुड़े, और आपने अपना एक नाट्य दल भी बनाया हुआ था उसके लिए। लेकिन आपके पूरे लेखन में, पूरे कृतित्व में ये देख रहा था कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जीवन, आदिवासी लोगों को ही केंद्र में आपने ज्यादा रखा है। जी तो इसके पीछे क्या कारण है, ये जरा मैं जानना चाहूंगा। दर्शकों को भी हमारे उम्मीद यही है। असल में मैं कविता से पहले कहानी के जरिए, कहानी से मेरा वास्ता सबसे पहले पड़ा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे किस्सा गो थे, और वो जब गांव से आते थे, क्योंकि मेरा बचपन या रांची के किसी टाउनशिप में बीता, जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आज़ादी के तुरंत बाद जिसको बनाया गया था देश में औद्योगिक विकास के लिए, और नेहरू ने जिसको उद्योगों का मंदिर कहा था, या जिसको मदर ऑफ कारखाना कहते थे। तो ये एक बड़ी कॉलोनी थी जहां मेरे पिताजी इसके शुरू होते ही ज्वाइन कर लिए थे, और इसलिए मैं बचपन से ही यहाँ रांची में पला बढ़ा। तो क्योंकि उस समय हमारा संयुक्त परिवार होता था, 60-70 में तक परिवारों का टूटना शुरू नहीं हुआ था। तो हमारे दादाजी जो पेमेंट मिलता था पिताजी को, उसको लेने के लिए हम लेने आते थे, और जब वो आते थे तो 2-3 दिन रुकते थे, और उस दौरान उनसे मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती। तो कहानियाँ सुनते सुनते मेरा रुझान एक तरीके से आप कह सकते हैं साहित्य और संस्कृति कर्म की तरफ हुआ, समाज की तरफ हुआ। समाज के बारे में जानने सोचने की एक नई दृष्टि मिली। कहानियों ने मेरे जीवन को बदला और मुझे इस जगह पे लाया जहाँ मैं आज हूँ। तो कहानियाँ करते करते कुछ बंदी भी करने लगा, कुछ कहानियाँ लिखने लगा। बहुत कच्ची उम्र में 2-4 उपन्यास भी लिख डाले। लेकिन बाद में मैंने अपने लिए चुना जो पेशा, प्रोफेशन, वो था रंगमंच। मैंने चुना अपने लिए, क्योंकि मुझे लगा कि रंगमंच वो एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं, और सीधे सीधे कह सकते हैं, और दूसरों के साथ आपका बिल्कुल एक जीवंत रिश्ता होता है। आपको तुरंत पता चलता है कि आप जो कह रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, उसको लेकर लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये एक सृजनकर्मी के बतौर मैंने रंगमंच को चुना, और रंगमंच के जरिए ही मैंने पॉलिटिक्स करने के लिए तय किया। मेरा बचपन जाहिर पहला तौर पर उन लोगों के साथ घिरा हुआ था जो लोग परंपरावादी परिवारों से थे। पूरा माहौल का था, क्योंकि मेरे पिताजी उस पीढ़ी के नौजवान थे जो पहली बार आज़ादी के तुरंत बाद वो पहली पीढ़ी के थे जो लोग गांव छोड़कर शहरों में गए थे आजीविका तलाश में या आजीविका करने। तो इसलिए जो कारखाने का जो नगरीय माहौल था, किसी टाउनशिप का जो माहौल था, वो लगभग गांव जैसा ही था। हर अगल बगल के जो क्वार्टर्स थे, जो लोग थे, चाचा चाची थे, और दूसरे सारे लोगों के साथ उसी तरह का रिश्ता था। तो
बहुत सारी चीजें उस समय, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक नए वातावरण में थे, जहाँ जो मैनेजमेंट था उसके जिम्मे था हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, हम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, और क्योंकि हम सब लोग एक ही मोहल्ले में कई तरह के जात के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न राज्यों के लोग साथ रहते थे, तो वो एक बिल्कुल एक दूसरे किस्म का कल्चर था, जिसके बीच हम लोग उन तमाम यथार्थों से दूर रहे जो भारतीय समाज की सबसे कड़वी सच्चाई थी और आज भी है। तो जब मैं कहानियों के जरिए, साहित्य के जरिए मैं समाज के उस स्थिति को मैंने समझा, तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा था कि मेरा जो पूरा परिवेश था वही परंपरावादी था, और मेरे सारे यार दोस्त जो लोग थे उस जमाने में उसी तरह के राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे। तो स्कूली जीवन में ही मैंने, जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो अपने टाउनशिप लेवल पे मैंने नौजवानों का एक संगठन बनाया था, जो आप कह सकते हैं जो पूरी तरीके से एक टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका उद्देश्य था कि भाई हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी नौकरी पाएं और एक अच्छा जीवन गुजारें। तो उसके लिए था, और उसका नाम था यूथ एक्टिविटीज एसोसिएशन, जिसके जरिए हम लोग टाउनशिप में कुछ काम किया करते थे, जैसे नालियां साफ करना, रोड साफ करना, वृक्षारोपण करना, ब्लड डोनेशन करना, इस तरह की चीजें करते थे। लेकिन जब मेरा साहित्य से वास्ता हुआ और जब मैंने उस साहित्य को पढ़ना शुरू किया जिसमें समाज की सच्चाइयाँ थी, तो मुझे लगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। और 12th करते करते मैं साइंस का स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, मैं बहुत औसत किस्म का स्टूडेंट रहा। तो मेरे पिताजी का सोचना था कि मैं भी उनकी तरह इंजीनियर बनूं, और इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन 12th पास करते करते, ISC पास करते करते मुझे लगा कि मैं जो जानना चाहता हूँ, मैं जो सीखना चाहता हूँ, उसको पढ़ाने और सिखाने में ये जो मौजूदा यूनिवर्सिटी है किसी काम की नहीं। अगर मुझे नौकरी नहीं करनी है तो फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाना चाहिए और दुनिया के उस विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, उस खुले विश्वविद्यालय में जाना चाहिए जहाँ बहुत सारा ज्ञान है, बहुत तरह की चीजें हैं जो हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं होती। तो ये सोच के मैंने इंटर साइंस के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और घर में मैं एक तरीके से पूरी तरीके से विद्रोही हो गया। और जब मैंने ये घोषणा की मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, तब जैसा होता है आमतौर पर कि पिताजी ने कहा कि भाई जब हम सब कुछ तुमको देते हैं और तुम हमारे कहे पर नहीं चलोगे तो घर छोड़ दो। तो मैंने घर छोड़ा। और ये वही समय था जब मैं ये सोच रहा था कि तब तक मैंने एक अपना नाटक संगठन बना लिया था, मैं प्रोसेनियम थिएटर करने लगा था, 2-3 प्रोसेनियम किए थे, लेकिन प्रोसेनियम करते हुए भी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अब मैं ये हॉल के नाटक किसके लिए कर रहा हूँ। ये लोग तो बहुत निमंत्रण देने पर आते हैं, एहसान करते हैं और अंत में एक झूठा वाहवाही देकर चले जाते हैं। तो ख्याल आया कि नुक्कड़ करना चाहिए। और उन दिनों क्या कहेंगे, नक्सलवादी का उभार था और पूरे देश में एक नई हवा थी, हर क्षेत्र में लोग उससे आंदोलित थे। तो मैंने तय किया कि मैंने संगठन तो बनाया, लेकिन मैं अकेले क्या कर दूंगा, मुझे किसी राष्ट्रीय संगठन से जुड़ना। तो एक संस्कृति कर्मी होने के नाते मैंने सोचा कौन सा सांस्कृतिक संगठन में जाऊँ। तो CPI CPM के जो उस समय सांस्कृतिक संगठन थे, इफ्ता और प्रगतिशील लेखक संघ और CPM का जनवादी नाट्य मंच और जनवादी लेखक संघ, तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स हमारे जैसे युवाओं को उस समय पसंद नहीं आई। और तब हमने तय किया कि हम लोग उस स्ट्रीम के साथ जाएंगे जो जिसको आज की भाषा में अल्ट्रा लेफ्ट कहते हैं। और उस समय जो आंदोलन था, ML लिबरेशन, कॉमरेड विनोद मिश्रा की अगुवाई वाला, जो हमारे बिहार झारखंड में सक्रिय था सबसे ज्यादा, मैंने तय किया कि जन संस्कृति मंच में जाऊंगा और इस तरीके से मैंने जन संस्कृति मंच रांची में खड़ा किया और फिर गुलाम संगीत नाटक दल बनाया, जिसके जरिए हम जनता के सवालों पर हम लोगों ने नाटक करने शुरू किए और हमने हजारों शोज किए, कई सारे नाटक किए। और ये सारे नाटक
हम लोगों ने खुद ने बनाए, ग्रुप ने बनाए, क्योंकि जितना नाटकों का अध्ययन था उस वक्त तक, मुझे लगा कि वो सारे आउटडेटेड हैं। वो एक ऐसे समाज की बात करते हैं, भले वो बहुत पॉपुलर है हिंदी में, मराठी में, खास करके हिंदी में जो भी नाटक आ रहे थे कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में जो खेले जा रहे थे, वो मराठी से या बंगाली से आ रहे थे, जिनका कम से कम उत्तर भारत के जनजीवन से कोई लेना देना नहीं। जितने भी चर्चित नाटक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम दिग्गज नाटक है, वो लगे ये किसी काम की ही नहीं है। और खास करके जब मैं कम्युनिस्ट मूवमेंट में आया तो मुझे तब पहली बार मैंने आदिवासी समाज को एक दूसरे नजरिए से देखा और जाना। लेकिन तब वो देखने और समझने का नजरिया मार्क्सवादी था मेरा। जो CPIML लिबरेशन के दौरान जो मैंने जो कुछ भी अर्जित किया, जितना पढ़ा और समझा, और खास करके पढ़ने से ज्यादा लोगों से जाना, जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग शहादतें दे रहे थे, जिनकी आंखों में एक नए भारत का सपना था, एक नई दुनिया का, जिनके पास एक मुकम्मल, जिनके पास एक तस्वीर थी, पर जिसे अनदेखा किया जा रहा था, जिसका दमन किया जा रहा था। हम लोगों ने कोशिश की विज्ञान संगीत नाटक दल के माध्यम से और जन संस्कृति मंच के माध्यम से उस समय कि उस तस्वीर को सामने रखा जाए, उस तस्वीर को से ज्यादा पॉपुलर किया जाए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं पहली बार जब नुक्कड़ नाटक टीम बनाई मैंने विज्ञान संगीत नाटक दल, और तब मैं पहली बार गाँव में गया, और मेरा सीधा, हालांकि उसके पहले मैं बहुत गया आदिवासी गाँव में, लेकिन आदिवासियों को मैं वैसे ही देखता है जैसे गैर आदिवासी लोग आदिवासी को समझते हैं। तो ये है मेरा आदिवासियों के करीब जाने का बैकग्राउंड। तो सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान आप जब आदिवासियों के गांव में गए, आदिवासियों से आप जुड़े, आदिवासियों की जिंदगी को आपने ठीक से देखा, समझा, उसके बाद आपने आपकी रचनाओं में, आपकी कहानियों, कविताओं में भी फर्क आया काफी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं वही कहानियां कह सकता था जो मेरे आसपास थी। हाँ। और आसपास आदिवासी जीवन था, उनका संघर्ष था, उनकी विरासत थी, उनका इतिहास था। तो उनको ही लेके मैंने नाटक बनाए, कहानियां तो नहीं लिखता था उस समय, कविताएं की, ये सब कुछ करना शुरू किया और कोशिश की जो कुछ नहीं है साहित्य में, संस्कृति में, इतिहास में, उसको सामने लाया जाए। तो बाद में क्या हुआ, आगे चलकर मेरे बहुत कुछ सवाल थे एक संस्कृति कर्मी के बतौर, जो मैंने पार्टी में रखे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स थे और जो ऊंचे पदों पर थे, लेकिन उनसे मुझे कभी जवाब मिला नहीं, उसका जवाब मिला नहीं। जैसे हम पार्टी के अंदर एक प्रोफेशनल टीम होना चाहते थे, और प्रोफेशनल टीम होने के लिए आपको पार्टी का सिर्फ भोंपू बनकर रहना नहीं होता है, आपका कमिटमेंट जनता के प्रति होता है और उस आइडियोलॉजी के प्रति होता है, उस कोर आइडियोलॉजी के प्रति होता है जो बदलाव के लिए आपको और लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें वहां देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जो दूसरी जगहों पर थी। जैसे एक वाक्य बताता हूं कि हमारे नाटक टीम में, नुक्कड़ नाटक टीम में, जब हम पहली बार गांव में गए पार्टी के आधार क्षेत्रों में, तो मुझे ये कहा गया कि आप जो कॉमरेड आपके साथ जो लड़की है वो किसी दूसरे घर में रहेगी और आप लोग दूसरे घर में रहेंगे। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारी साथी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और वो हमारे बीच में सबसे ज्यादा से उसके अभिभावकों को हमने कमिट करके लाए हैं कि आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी हमारे साथ सुरक्षित है। ये सुरक्षा की गारंटी हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ते। इसको लेकर काफी बहस हुई। वो पोलित ब्यूरो के मेंबर थे और चुनाव के प्रभारी थे। चुनाव के टाइम की ये बात है जब IPF खत्म होने के बाद पार्टी IPF के बैनर तले पहली बार चुनाव में उतरी थी पार्टी, CPIML लिबरेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसको लेके हमारी बहस हुई। फिर हमने कहा, पार्टी को कहा कि भाई देखिए, हमारे आधार क्षेत्रों में जब जनता बदलेगी तब बहुत सारी चीजें बदलेंगे, खास करके सांस्कृतिक परंपराएं।
लेकिन अभी भी आधार क्षेत्र में जैसे नवरात्रि का महोत्सव होता है, दूसरे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, और उस समय पार्टी के आधार में जो ये आधार इलाकों में जो ये कार्यक्रम होते हैं, उसको आप उसमें जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसमें पार्टी के लोग भी होते हैं, और तब वो ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, दूसरे पॉपुलर लोगों को, मीडिया के लोगों को बुलाते हैं। हमको क्यों नहीं बुलाते? आप हजारों रुपया दे करके उसी मेन स्ट्रीम का, जिसको आप कहते हैं कि आप संस्कृति के जिम्मेदार हैं, उनको आप बुलाते हैं, और हमको सिर्फ आप पार्टी प्रोपेगेंडा के लिए हमारी टीम को बुलाते हैं। हम कैसे सक्षम होंगे? हम कैसे सरवाइव करेंगे? आप हमको उनसे आधा पैसा दीजिए, हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और अरविंद जी जानिए, हमने इन सारी बहसों के बीच, मुझे पूरे भारत की तो जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय जितना मुझे बिहार की जानकारी है कि कहीं भी कोई ऐसी टीम नहीं थी, रिवोल्यूशनरी टीम उस दौर में, जन संस्कृति मंच या किसी दूसरे के साथ, जिसके पास फुल ऑर्केस्ट्रा टीम हो, और हमने नुक्कड़ पर पूरी ऑर्केस्ट्रा टीम उतार दी। अच्छा। क्योंकि हम ये महसूस करते थे कि सिर्फ ढपली बजा के आप, सिर्फ ढोल बजा के आप उस बड़े बाजार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिसके भुलावे में जनता पड़ी हुई है। आपको एंटरटेनमेंट के उस लेवल पे उतरना पड़ेगा, और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यू आर एंटरटेनर बट विथ ए कॉज, विथ योर आइडियोलॉजी। बहुत बहसें हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, और अंततः फिर हमने फैसला किया कि हम साथ नहीं चल सकते हैं। और मैंने तब, पार्टी ने हमको पूरी तरीके से अलगाव में डालने की कोशिश की, और तब मुझे लगा कि या तो स्थिति ऐसी हो गई उस अलगाव की वजह से कि या तो मैं पागल हो जाऊंगा या सुसाइड कर लूंगा। तो उससे बचने का मेरे पास इतिहास था लोगों का। हम जानते थे कि कैसे जब आप अलगाव में डाल दिए जाते हैं, कैसे जब आपकी घोर उपेक्षा की जाती है, आपको हर मोर्चे के, पार्टी के हर फ्रंट पर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेंट किया जाता है जिसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, आप वाकिफ होंगे उससे। तो आपका जिंदा रहना और अपनी क्रिएटिविटी के साथ जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है। तब उस समय मैंने ये स्ट्रेटजी ली कि अपने को फैला दो, और तब हमने अपने उस जन संस्कृति मंच के लिमिटेशन को तोड़ा, पार्टी के लिमिटेशन को तोड़ा, और हम खास करके यहाँ झारखंड आंदोलन में सक्रिय जो झारखंडी पार्टियां थी, झारखंडी संगठन थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने उनके बीच अपने को पैवस्त कर दिया। हम अपनी टीम को लेकर पूरी तरीके से उनके बीच में चल गए। और मैं आपको कहता हूं कि अगर उस समय हमने ये निर्णय नहीं लिया होता तो शायद तो हर जगह कठपुतलापन है, हर जगह एक किस्म का और ये सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं, और खास करके इस देश में संस्कृति कर्मियों का इतिहास नहीं लिखा गया है। आप देखेंगे आनंद पटवर्धन ने मात्र एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस दलित विलास भोगरे पर, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के साथ जुड़े रहे, लेकिन अंत में मरने से पहले, आत्महत्या से पहले जो संदेश छोड़ गए वो बहुत साफ था कि कहाँ हमारे कम्युनिस्ट साथी, कम्युनिस्ट पार्टियां, कहाँ उनकी कमजोरियां, कहाँ उनको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अफसोस आज भी हमारे इस देश का जो साम्यवादी आंदोलन है, जो पार्टियां हैं, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, और उस तरफ उनका कोई भी गंभीर मार्क्सवादी चिंतन मुझे नहीं दिखाई देता। आप वहां से जब अलग हो गए, आपका लेखन जारी रहा, आपने कहानियां लिखी, है ना? और मैं देख रहा था कि पहला संग्रह आपका पेनाल्टी कॉर्नर आया था, फिर उसके बाद से इसी सदी के असुर, सालों अर्थ दुर्गम असुर हत्या कथा,
जी ये असुर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत सुनता हूं और बहुत समझना भी चाहता हूं, थोड़ा बहुत जानता भी हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाह रहा हूं। देखिए, इस देश में मोटे तौर पे चाहे समाजशास्त्री हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, या पॉलिटिशियंस हो, या हिस्टोरियंस हो, सोशल साइंस की किसी भी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रखर व्यक्ति हो, वो मोटे तौर पर इस देश की संस्कृति को दो भागों में विभाजित करते हैं, आर्य अनार्य, सुर और असुर। दो तरह की संस्कृतियां हैं और इस पे एक अलग डिबेट है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि हमारे देश में जो लगभग 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जो उनकी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है, उस लिस्ट में 75 जो आदिवासी समुदाय हैं, जिनको पीवीटी कहा जाता है, जिनको पहले आदिम जनजाति समुदाय कहा जाता था, जो आदिम अवस्था में है, उन 75 आदिम आदिवासी समुदायों में से एक समुदाय ऐसा है जिसका नाम संवैधानिक रूप से असुर है। अच्छा। और वो झारखंड के नेतरहाट इलाके में रहते हैं, जो एमपी छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है। और झारखंड के हिस्से में इनका नाम असुर है, बिरजिया है, और जब आप छत्तीसगढ़ एमपी के इलाके में चल जाएंगे तो इनको अगरिया नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगड़िया। जी। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग है, लेकिन झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है वो असुर नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनकी संख्या 10,000 से भी कम है आज के समय में, और ये झारखंड के सबसे ऊंचे पठार का जो इलाका है नेतरहाट, वहाँ रहते हैं। और अगर हम आधुनिक जो अवधारणा है विकास की, जिसमें शिक्षा है, रहन सहन है, आर्थिक अवस्था है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये पिछड़े हुए हैं। अब एक 2 दर्जन से ज्यादा लोग ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, कोई किसी बड़ी नौकरी में नहीं है, मुश्किल से मतलब स्कूल टीचर तक पहुंचे हैं लोग, इससे ज्यादा नहीं। वो भी बहुत मतलब उंगलियों में आप गिन सकते हैं उनकी संख्या। तो वो असुर आदिवासी समुदाय यहाँ पर है। और वैरियर एल्विन ने 60-70 के दशक में, मैंने 60 के दशक में ही एक अध्ययन किया था अगरिया ट्राइब के ऊपर में। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस अध्ययन के प्रायोजक थे टाटा कंपनी। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। और असुर के जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मेलन असुर हैं, सुषमा असुर हैं, ये सब लोग कहते हैं कि टाटा ने उनका लोहा बनाने का ज्ञान चुराया, है ना। और क्योंकि ये बहुत वेल नोन है कि दुनिया को जो लोहा या इस्पात दिया वो असुर आदिवासियों ने दिया, और पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका के एक आध ट्राइब और भारत के असुर और बिरजिया लोग ही आज की तारीख में लोहा बनाने का ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं। बाकी पूरी दुनिया में ये जो ट्रेडिशनल विजडम है वो लुप्त हो गई है, पर वो जानते हैं। तो वैरियर एल्विन का बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है अगरिया नाम से, जो हिंदी में भी अनुदित हो गया है और प्रकाशित है राजकमल से। आप देखेंगे उसमें बहुत डिटेल काफी रिसर्च है वैरियर एल्विन का, और वो ये सवाल करते हैं जो आपने किया कि असुर कौन है। तो वो कहते हैं कि मैं भी जो आज के असुर हैं वही वो असुर है जो हिंदू मैथोलॉजी में बताए गए हैं, या संभव है कि वो नहीं है, उनसे अलग है। इस पर निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं करना। ये वैरियर एल्विन आपको छोड़ देते हैं, और कई सारे लोग इसी तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम असुरों की परंपराओं को देखते हैं आज के दौर में, जो उनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो कुछ उनकी परंपराएं हैं, उससे लगता है कोई रिश्ता तो है। जो हिंदू मैथोलॉजी में जिन असुरों का वर्णन है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा अरविंद जी की सूर से असुर नहीं बना है, असुर से हटाकर सूर बना है। ये बहुत दिलचस्प बात है। जब आप ऋग्वेद की ऋचाओं की जितनी भी टीकाएं हैं, जितने भी ट्रांसलेशन हैं,
उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो पहला शब्द है कि बलशाली ताकतवर लोगों के लिए जो शब्द आया है वो असुर है। इसका अर्थ ये हुआ कि असुर के विलोम में सुर आया, जो बाद में कालांतर में जिसको बलशाली बना दिया। तो जो असुर आदिवासी हैं वो आज उनका पूरा नेतरहाट इलाका, जहां देश का सबसे ज्यादा बॉक्साइट डिपॉजिट है, वो बॉक्साइट बिड़ला के कब्जे में है। पूरा नेतरहाट बिड़ला की जमींदारी है। कोई रांची का और वो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आता है, न तो हेड क्वार्टर के मुख्यालय का और न तो जिला मुख्यालय का कोई पत्रकार बिड़ला के खिलाफ एक शब्द भी लिखता है। ये स्थिति है उनकी। वो लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने विजडम को बचाने के लिए, बिड़ला की जमींदारी से छूटने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत कम है। और उनके अगल बगल खुद जो आदिवासी समुदाय है जिसकी संख्या लाखों में है, तो बाहरी और दूसरे तमाम लोग जो हैं कई सारे कारणों से बिड़ला के साथ हैं, उनकी दलाली करते हैं और असुरों का पूरा जीवन एकदम संकट में है। तो ये है असुरों की वास्तविक स्थिति। हम लोग झारखंडी अखड़ा की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम लड़ नहीं सकते, ये बहुत साफ है। हमारी वो ताकत ही नहीं है। हमको अपनी ताकत, इसलिए हम लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं उस विजडम को बचाने के लिए। जो असुर विजडम है, अगर वो बचेगा तो शायद उनका सर्वाइवल ज्यादा लंबे समय तक हो सके। अच्छा, मैंने पढ़ा है कि जो आदिवासी समाज है और पहले से लेकर और आज भी अधिकांश तौर पर उनके यहाँ समानता है, कोई जाति प्रथा नहीं है, जातिवाद नहीं है, कोई उनके यहाँ धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, कट्टरता नहीं है। ऐसा क्या, मतलब वाकई सही है ऐसा? बिल्कुल सही है। ये निश्चित तौर पे आप मार्क्स अपनी बात ही इसी से शुरू करते हैं कि जो दुनिया के आदिवासी समुदाय हैं वो आदिम साम्यवादी है ना। तो पूरा मार्क्सवादी आंदोलन दो शब्दों के बीच में आदिवासियों की अवहेलना करता है। इस बात के कि कार्ल मार्क्स बहुत पहले कह गए कि आदिवासी लोग सबसे पहले साम्यवादी हैं और उनके बीच वो साम्यवादी ढांचा आज भी मौजूद है और व्यवहार में है। फर्क क्या है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके पहले एक लगा दिया आदिम, प्रिमिटिव, और फिर बाद में जो पूरी अवधारणा ले जाते हैं वो विकसित साम्यवाद कहकर ले जाते हैं। तो अगर आप विकसित और आदिम, जिसको लेके दुनिया में खास करके 20वीं शताब्दी में बहुत बहसें हैं, है ना, हर फिलोसॉफिकल थॉट में इसको लेके बहस है और अंततः सभी लोगों ने इस विकासात्मक अवधारणा को नकार दिया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जाहिर है कि मार्क्स के समय में भी और आज के समय में भी एक समाज हमारे बीच मौजूद है जो गणतांत्रिक है, जिसकी सारी परंपराएं साम्यवादी हैं और इसीलिए उनके यहाँ छोटा बड़ा, ऊंच नीच, लिंग भेद, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। निश्चित तौर पर कॉलोनियल पीरियड के बाद हुए पेनिट्रेशन के कारण, कल्चरल पेनिट्रेशन, इकोनॉमिकल पेनिट्रेशन और पॉलिटिकल पेनिट्रेशन के बाद, और खास करके आजादी के बाद जो पूरे देश का हिंदुआइजेशन किया गया कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसको अब क्योंकि उनसे गोतिया, जो आपस में गोतिया थे कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के लोग, उनका झगड़ा हो गया। तो अब उस मुद्दे को लेकर सिर्फ आरएसएस और बीजेपी आगे चल रहे। तो वो जो पूरा हिंदुआइजेशन हुआ, पूरा आपका शिक्षा, पूरा पाठ्यक्रम, पूरा लिटरेचर, पूरा सिनेमा, पूरा आर्ट, मीडिया, सब कुछ जिसका जो हिंदुआइजेशन हुआ, उसके कारण से जो बाद की पीढ़ी है उसमें इन चीजों का आपको क्षरण दिखाई देगा
और उसी के आधार पे लोग ये कहते हैं कि आदिवासियों में समानता है, लिंग भेद नहीं है, लैंगिक समानता है और दूसरी समानता है, ये एक रोमांटिसिज्म। ये अवधारणा सिर्फ आदिवासियों के उस गणतांत्रिक व्यवस्था को जो आज भी प्रचलन में है उसको नकारने के लिए लोग देते हैं, ताकि वो अपना जो फिलोसफिकल सुप्रीमेसी है वो बरकरार रख सके, जिसका कि पिछले 3000 सालों में कई बार जो चकनाचूर हुआ है, ध्वस्त हुआ है, बुद्ध टू मार्क्स। पूरे 3000 साल का जो सिविलाइजेशन का जो इतिहास है हमारे सामने, रिवोल्यूशनरी बुद्ध से लेकर रिवोल्यूशनरी मार्क्स तक, इस दौरान आप देखेंगे कि दुनिया में वो सारी अवधारणाएं ढहती रही हैं जिसको क्रांतिकारी कहा जाता रहा, जिसके लिए आंदोलन हुए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे। ये क्योंकि मैंने साहित्य भी पढ़ा है, इतिहास मतलब भी थोड़ा जानता हूँ कुछ, जैसे रजवाड़ों के जमाने से लेकर के और अंग्रेजों के जमाने तक, और शायद अभी भी आदिवासी लोग लड़ते रहे हैं और वो बाहर के लोगों को दिकू कह के लड़ते हैं, ऐसा वो उनको विदेशी मानते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के ही मतलब आर्य ही गए हों, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे रजवाड़े रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, और कभी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बात बहुत साफ है, जब आप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, तो भारत में 3 तरह के कॉलोनियल पीरियड में कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। एक थी जिसको उन्होंने प्रिंसले स्टेट कहा, उसके लिए बिल्कुल अलग लीगल नॉर्म्स थे और अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके लिए। दूसरा था जो ब्रिटिश आधारित जो इलाके थे, जैसे अजमेर, वो टोटली ब्रिटिश के नियंत्रण में था, वो प्रिंसले स्टेट नहीं था, उसके लिए अलग कानून था। और तीसरा था आदिवासी इलाका, जिसके लिए बिल्कुल अलग कानून था। ये हमको इस हिस्टोरिकल पोजीशन को ध्यान रखना होगा। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको समझना पड़ेगा आदिवासियों के हिस्टोरिकल स्टेटस और प्रेजेंस को समझने के। वो प्रिंसले स्टेट्स के लोगों को और जो ब्रिटिश रूल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके थे उसके लोगों को वो उसके लिए वो जैसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते थे, जैसे प्रिंसले स्टेट मैंने कहा, इस तरह का। लेकिन आदिवासियों को के इलाके को वो कंट्री कहते थे, याद रखिए, कंट्री। वो कंट्री रजवाड़ों के इलाके को नहीं कहते थे, है ना। तो ये जो उनकी स्थिति है कि हमारे जो तमाम प्रगतिशील और प्राच्यवादी, प्रगतिशील और राष्ट्रवादी जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, पहले तो पूरा ट्राइबल जो युद्ध है, जो आदिवासी युद्ध है विदेशी शक्तियों के खिलाफ, उसको कहा कि ये विद्रोह है, रिवोल्ट है। आप इस शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, है ना। कहा कि विद्रोह है। विद्रोह अरविंद जी मातहत करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं, जो गुलाम होते हैं वो करते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है, युद्ध करता है। तो इस स्थिति को बहुत ही सफाई के साथ उसको अवमानित किया गया तमाम लेखन में, इतिहास में, संस्कृति में, साहित्य में और हर कल्चरल एक्सप्रेशन में आदिवासियों के युद्ध को विद्रोह कहा गया। तो पहली बात तो आप ये जानें कि आदिवासियों की स्थिति ब्रिटिशर्स ने एक कंट्री के बतौर स्वीकार की थी और उनके यहाँ दूसरा कानून था। कई ऐसे इलाके हैं, जैसे डांग का इलाका, डांग के इलाके में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे वो फसल होने पर टैक्स देते थे आदिवासी चीफ को, और वो परंपरा आज भी भारत सरकार में भी कायम है ना। तो कई जगहों पे जो बिल्कुल स्थिति थी, और निश्चित तौर पे जो बाहर से आएगा वो बाहरी कहलाएगा। झारखंड में उसको लोग दिको दिकू कहते हैं, और अलग अलग ट्राइबल इलाके में
आदिवासी भाषाओं में इसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए अलग अलग शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है बाहरी लोग। आदिवासी संघर्ष पर, आदिवासी इतिहास पर कभी कोई काम हुआ है? मतलब कोई काम जो है जिसको पढ़ा जा सके तो आदिवासियों के बारे में और समझा जा सकता है, मतलब जेन्युइन। देखिए, अभी पिछले खास करके 2 दशकों के दौरान आदिवासियों के भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, साहित्यिक जगत ने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। हालांकि वो ध्यान अभी भी उतना नहीं, तो इसलिए पिछले 2 दशकों में एक बाढ़ सी आई है, मतलब वो न्यूनतम है संख्या, लेकिन फिर भी वो एक बाढ़ की तरह है, जिसमें ज्यादातर गैर आदिवासी अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बेहतर आदिवासी समाज को कोई नहीं समझता है। और ये जैसे प्रादेशिक भाषाओं से शुरू हुआ, जैसे बांग्ला में महाश्वेता देवी ने शुरू किया, जो आई, और पलामू में जहाँ संथाल आदिवासी नहीं है, वहां के आदिवासियों को संथाल बोल के लिखना शुरू किया। तो वही परिपाटी दूसरे लोगों ने भी पकड़ ली, और जो भी हिंदी में आजकल साहित्य लिख रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, वो आदिवासियों को जानते ही नहीं है। उनके लिए मुंडा कौन है, संथाल कौन है, हो कौन है, खड़िया कौन है, जो अकेले झारखंड में 32 आदिवासी ट्राइबल ग्रुप हैं, कम्युनिटीज हैं, जिनको वो जानते नहीं, भाषा ही नहीं जानते, तो आप लिखिएगा। तो जो सुना के, जो ट्रांसलेशन से लिख रहे हैं, वो कूड़ा करकट है। और नहीं कई लोग, जैसे वीर भारत तलवार जैसे लोग भी, जिन्होंने ईमानदारी से कुछ अध्ययन करने का प्रयत्न किया, ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने महाश्वेता देवी जैसे तमाम लोगों को खारिज किया है कि इतना गलत लिखा है, लेकिन वो स्टार है। और उसी की राह पे पूरा भारत का हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का साहित्यकार चल पड़ा है। एक उदाहरण, जो नाम नहीं लूंगा, एक बिहार के उपन्यासकार हैं जो काफी चर्चित रहे हैं, और उन्होंने हूल पर, संथाल हूल पर एक नॉवेल लिखा है, बड़ा घिचिर पिचिर है। उसमें आप देखिएगा कि 1855 में संथाल युद्ध हुआ था। उसमें जो उसका नायक है सिदो, जो चीफ लीडर है, वो गालियां दे रहा है माँ बहन की, जबकि आदिवासी समाज में गालियां ही नहीं है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब स्त्री पुरुष और श्रम की अवमानना करने वाला, इवन जीव जंतु की अवमानना करने वाला एक भी ओरिजिनल वर्ड आपको भारत के या दुनिया के किसी भी ट्राइबल सोसाइटी के शब्दकोश में नहीं मिलेगा। मतलब ये गालियां जो हैं वो सभ्य समाज की पैदावार है, निश्चित तौर पर विकसित, मतलब जिनको अपने को विकसित कहते हैं लोग, उनकी पैदावार है। बिल्कुल, और वो भी सब स्त्रियों को लगाकर है। हम आप लड़ेंगे तो हम, है ना? हाँ। ये आप देखिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि इधर आप आदिवासी साहित्य पर, आदिवासी जो साहित्य लिखा गया है उसको सामने लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं, उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, और आपने तो एक चैनल भी चला रखा है, ऑडियो और वीडियो भी। तो ये एक अच्छा काम है, और इसमें आगे और क्या करने की योजना है? देखिए, हमने जब वापस झारखंड बनने के बाद नए सिरे से, क्योंकि बीच में मैं 10 साल बाहर रहा था, तो जब मैं 2003 में वापस झारखंड लौटा, तो हमने ये महसूस किया कि अब कई सारी चीजें हैं वो रिटेन में आने की जरूरत है, लिखित में लाने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी समाज मूल रूप से वाचिक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक सभ्यता या शिक्षा दीक्षा के संपर्क में आए, सो कॉल्ड आधुनिक शिक्षा के, उन्होंने लिखना नहीं शुरू किया। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हिंदी साहित्य में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो हिंदी में पढ़ाई लिखाई हुई, तो मैंने जब हिंदी साहित्य को देखना शुरू किया और जब खंगाला, तो मैं बहुत निराश हुआ, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो और फिर इसी दौर में लोगों ने कहना शुरू किया कि आदिवासी लोग तो है 90 के बाद से लिखना शुरू किया है। तो हमने खोजने की कोशिश की, और हमने देखा कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही आदिवासियों ने लिखना शुरू कर दिया है। और जिसके लिए, जैसे कि बन्ना टेटे जी के संपादन में 1930 की कवित्री का कविता संकलन आया,
है ना। और अभी हम दोनों मिलकर एक कहानी संकलन ला रहे हैं जिसका नाम हमने शीर्षक दिया हिंदी की आरंभिक आदिवासी कहानियां। उसमें आप देखेंगे तो पहली कहानी है 1921 की मिली है, 1921 में लिखी हुई, हिंदी में, मूल हिंदी में लिखी हुई कहानी है। तो 1920 से 60 तक के करीब 50 से ज्यादा कहानियों का संकलन हमने किया है विभिन्न स्रोतों से। और उसके तहत तो हमने ये देखा है कि एक तो ये कि हम जो कह रहे हैं, क्या हम कोई नई बात कह रहे हैं? क्या जो झारखंड आंदोलन है या देश का जो आदिवासी आंदोलन है वो कोई नई बात कह रहा है? तो इसके लिए हमने हिस्ट्री की तरफ देखना शुरू किया और तब जाके सबसे पहले जो व्यक्ति हमको मिले वो जयपाल सिंह मुंडा, जो 50 के दशक में पुरजोर आवाज थे। 30 से लेके 50 तक 60 तक उनकी जो भूमिका है, मेरा अपना ये मानना है कि वो सबसे बड़ी भूमिका है इस देश में। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता था, जिसने साफ तौर पे संविधान सभा की बहसों में कहा था कि ये रिजर्वेशन क्यों, ये आरक्षण का खेल क्यों खेल रहे हो आप, ये शब्दों का खेल क्यों ला रहे हो? सरकार माई बाप होती है और माँ बाप का फर्ज होता है कि वो हर बच्चे को बिना भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास उपलब्ध कराए। ये तो इस देश के आजाद होते देश के हर नागरिक की को मिनिमम गारंटी करनी है इस सरकार की। जहां तक आदिवासियों का मसला है, दलितों का मसला है और स्त्रियों का मसला है, उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा था वो कल्चरल मसला है और उसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, उसके लिए दूसरे प्रावधान किए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा था कि शब्दों के खेल मत खेलो आप, है ना। तो उनको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, उनको किसी ने सुना ही नहीं। जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी आपने लिखी है शायद ना? जी। और एक नाटक भी आपने शायद लिखा है उनके जीवन पर। जी, अभी वो पब्लिश नहीं हुआ और मैंने देश के 3-4 बड़े रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स को दिया करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास टीम नहीं है, उन्होंने नहीं की। अच्छा। नहीं लूंगा क्योंकि उसमें 50-60 के वो तमाम हीरो कटघरे में खड़े हैं उस नाटक में, जिनके लोग आज लंबे समय तक जिनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब वो गलबहियां डाले घूम रहे हैं। देखिए, आदिवासियों के साथ अरविंद जी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि पूरे इस देश की जो गणतांत्रिक सो कॉल्ड जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 550 लोगों के हाथ में लोकतंत्र है, जो एमपी चुने जाते हैं, उसमें भारत के आदिवासियों की का कोई जो उपस्थिति है वो 50-55 है ना। 52 या 54 सीटें हैं आरक्षित आदिवासियों के लिए। ये 50 लोग पार्टी विप से ऊपर उठकर भी अगर आदिवासियों के पक्ष में खड़े होंगे, 500 लोग उसी संसद में उनके खिलाफ जाएंगे हमेशा। तो ये 50 लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 50 के दशक में ही संविधान सभा में ही जयपाल सिंह मुंडा ने महसूस कर लिया। तो चलिए, बढ़िया है, आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा और काफी जानकारी मुझे मिली, काफी जानकारी हमारे मित्रों और दर्शकों को भी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और फिर हम कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपसे हम फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है? अरविंद जी, आपका भी शुक्रिया और जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद कहता हूं। और खास करके जो अंतिम बात के साथ अपनी बात कहूंगा कि हम कुछ नहीं होते हैं आदिवासी दर्शन और विश्वास के हिसाब से। एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आपका अस्तित्व सृष्टि के तमाम चर अचर, सजीव निर्जीव वस्तुओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। उसके बिना आप कुछ नहीं होते हैं। और आदिवासी विश्वास और दर्शन इस प्रगतिशील धारणा को खारिज करता है कि मनुष्य महाबली है, मनुष्य तुच्छ है, बिल्कुल उसे चींटी जैसा, उसे कीड़े जैसा, उसे हाथी जैसा, उसे एक शेर जैसा, उस जैसा ही एक साधारण प्राणी है, मामूली तत्व है सृष्टि का। और हम सब जो मनुष्य हैं वो सब अपने समय का एक माध्यम है। मैं भी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है,
सब कुछ हमारे पुरखों का है। हम अपने पुरखों और अपने समय का माध्यम है। आदिवासी इस विश्वास में यकीन करते हैं। ये दर्शन है उनका। मैं भी इसी विश्वास और दर्शन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब अपने समय का एक ईमानदार और निष्पक्ष रेशनल माध्यम बने। जैसे कि ये सृष्टि है वो चींटी और हाथी के साथ एक जैसा बर्ताव करती है। धन्यवाद आप सभी का, सभी मित्रों का, जिन्होंने इस लाइव को देखने सुनने के लिए टाइम दिया। और अरविंद जी आपका भी नमस्कार। जोहार।